और हार्दिक अभिनंदन। मैं मनीषा कार्यालय समन्वय जीवनी सोसाइटी से हूँ। आप सभी का इस सत्र में, हेमंत ऋतुचर्या के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। ठंड का समय है और गुलाबी मौसम है। इस ऋतु में गर्म चीजें खाने पीने का बहुत मन करता है। जैसे हमारे चारों तरफ अभी आजकल सभी लोग देख रहे हैं, मूंगफली मिल रही है, गजक मिल रहे हैं और चिक्की मिल रही है, गुड़ और मूंगफली के से बना हुआ। और चारों तरफ हरी सब्जियां हमें देखने को मिलती है। हम खरीदते हैं और उसे बना के खाते भी हैं। हाँ मनीषा जी, नमस्कार। मैं श्वेता हूँ, मैं निरामय कोऑर्डिनेटर हूँ। मुझे मूंगफली और गजक बहुत पसंद है, पर इस मौसम में मुझे सर्दी और जुकाम भी बहुत जल्दी हो जाता है। बिल्कुल, ये एक आम समस्या है। तो आइए श्वेता, आज हम वैद्यों से बात करके हम सब ये जानते हैं कि हेमंत ऋतु में हमारी दिनचर्या, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान कैसा हो और रोगों से बचने के लिए हम कैसे घर में रहते हुए हम प्रबंधन कर सकते हैं। तो हेमंत ऋतु पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे जुड़ी हैं वैद्य शशि शर्मा, जो कि MD PhD प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ राजकीय आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल लखनऊ से हैं। साथ ही हमारे साथ वैद्य सौम्या जी भी जुड़ी हैं, जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सक व मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। ये आयुर्वेद एवं पंचकर्म चिकित्सालय की निर्माता भी हैं। हमारे साथ ही वरिष्ठ वैद्य सुनील आर्या जी भी जुड़े हैं, जो कि MD हैं और जीवनी आयुर्वेद पंचकर्म एवं क्षार सूत्र चिकित्सा केंद्र गुड़गांव के संस्थापक प्रधान वैद्य हैं। और मैं आप सभी प्रतिभागियों से एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप पूरी चर्चा के दौरान आपके कोई भी एक प्रश्न हो तो उसे चैट बॉक्स में टाइप करें, जिसके बारे में जो है और आखिर सत्र के आखिर में, जब आखिर में होगा तो सत्र के आपके हर प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। तो अपने जो भी बिल्कुल मनीषा जी। जी, आज हमारे वरिष्ठ और अनुभवी वैद्य की टीम को देखकर मैं बहुत उत्साहित हूँ और मेरे पास हेमंत ऋतु से संबंधित बहुत प्रश्न हैं। तो चलिए पूछते हैं मनीषा जी। हाँ, श्वेता जी, आपका ये सत्र हम आप शुरू करते हैं। इससे पहले संस्था के सचिव डॉक्टर नेता जी से हम निवेदन करते हैं कि वो कुछ शब्द कह के सत्र का आरंभ करें। डॉक्टर धन्यवाद मनीषा जी, नेता जी। श्वेता जी। आपके जो सेशन में लोग रिसोर्स पर्सन्स हैं, वो तो अधिकांश लोग जीवनी सोसाइटी के बारे में जानते हैं, पर बाकी लोग भी जो जुड़ रहे हैं वो शायद उनमें से काफ़ी लोग जीवनी सोसाइटी के बारे में जानते होंगे। तो तकरीबन 2 वर्ष पूर्व हम लोगों ने जीवनी सोसाइटी में एक निरामय के नाम से आयुष स्वास्थ्य संदर्भ केंद्र की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य हमने ये माना था कि ये आयुष को देश भर में फैलाने के लिए काम करेगा। और उसमें कई योजनाएं चल रही हैं। जैसा आप में से जो लोग जानते हैं, जीवनी संस्था की स्थापना तकरीबन 30 वर्ष पहले हम लोगों ने यहाँ लखनऊ में की थी, और उसके पहले भी एक युवा वैज्ञानिक अकादमी चंडीगढ़ की थी और एक लोक स्वास्थ्य परंपरा संवर्धन समिति कोयम्बटूर में थी। उन दोनों के साथियों के साथ मिलकर जो हम लोगों के कार्यक्रम चलते थे, उन दोनों ने मिल के लखनऊ में ये केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया था। तो लखनऊ में जब हमने शुरू किया था तो उसके बाद हमने एक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया था। एक जीवनी नामक द्वैमासिक पत्रिका हम लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अलग अलग उसके संस्करण निकालते थे, जो तकरीबन 10 वर्षों से अधिक समय तक चली। उसके अलावा हम लोगों ने और भी काफ़ी साहित्य तैयार किया, पोस्टर्स हैं, छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं, कुछ महानिबंध भी बनाए और बहुत सारी पुस्तकें हैं और बहुत सारे सेमिनार, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस भी किए। तो ये हम लोग आयुर्वेद और आयुष की जो अलग अलग विधाएं हैं उन सभी को फोकस लेके काम करते थे। इसके अलावा हम लोगों ने फील्ड में बड़ी संख्या में हर्बल गार्डन्स भी लगाए, न सिर्फ लखनऊ में बल्कि लखनऊ के बाहर भी, और बहुत सारी स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर भी इस पूरी विधा को आगे बढ़ाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में हम लोगों ने काम किया।
और साथ ही धीरे धीरे इसमें किसान जुड़ने लग गए जो जड़ी बूटी की खेती में रुचि रखते थे। तो काफी लोगों को खेती में प्रेरित प्रोत्साहित किया, जड़ी बूटी की खेती और उसके उत्पादों के प्रसंस्करण और उसके संवर्धन के लिए। तो ये कारवां धीरे धीरे बढ़ता गया और अभी चूंकि फिर से ये इधर ये कोविड के समय में विशेष करके आयुष को काफी बूस्टर मिला है जो उसको बहुत ड्यूली डिजर्व करता है। तो अभी फिर से लोगों में काफी रुचि बढ़ रही है। तो हम लोगों ने कोविड के प्रबंधन से रिलेटेड भी और स्वास्थ्य के मुद्दों से जुड़े हुए भी प्रश्नों पर काम शुरू किया है। खास करके आयुष में जो पब्लिक हेल्थ का पूरा कॉन्सेप्ट है, जिसको पूरी जो उसकी महत्व उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था, उस पर हमारा विशेष ध्यान है कि लोग बीमार न पड़ें, स्वस्थ कैसे रहें। ये फोकस है जो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत भी रहा है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम का। उसको फोकस में करके हम लोगों ने अधिकांश काम किए हैं। तो ये भी जो कार्यक्रम आज का है या इस तरह के जो कार्यक्रम हम करते रहते हैं वो उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। और इसमें हमने अभी पिछले दिनों करीब उत्तर प्रदेश के 9-10 जिलों में एक कार्यक्रम शुरू किया है गाँव में, जहाँ गाँव में वहाँ की स्थानीय संस्थाओं के साथ मिलकर गांव के ही कोई आयु मित्र हमने पहचानने की कोशिश करके उन संस्थाओं के माध्यम से और एक फैसिलिटेटर को जोड़ के तो उन गांव में एक सामुदायिक बगीची का और लोग घरों में अपने स्वास्थ्य बगीची लगाएं, सेहत बगीची लगाएं। तो इस तरह का प्रयास शुरू किया है। तकरीबन 1000 परिवारों में इस तरह की बगीचियां लग चुकी हैं, जिसमें हम उनको मौसमी सब्जियों के बीज भी देते हैं और वो वहाँ कोई नर्सरी भी कम्युनिटी लेवल की डालते हैं, जहाँ वो उस नर्सरी में कुछ पौधे उत्पाद तैयार करके भी देते हैं। और जड़ी बूटियों के करीब 11 प्रकार के पौधे हमने घरों में दिए हैं, लेकिन जो सामुदायिक वाटिका में करीब 25 प्रकार के पौधे हम उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि वो संदर्भ के रूप में वहाँ पर उपलब्ध हो, नर्सरी हो, वहाँ से लोगों को जरूरत पड़े तो और ले जाएं। और उसमें एक जागरूकता का अभियान कर रहे हैं, जो लोग स्वास्थ्य के बारे में कैसे स्वस्थ रहें इसके बारे में जागरूकता रहे। तो ये आयुर्वेद मित्रों के और समन्वयकों के माध्यम से गांव में उन परिवारों के साथ और लोगों के साथ मिलकर जागरूकता करते हैं, हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, घरों में हर्बल गार्डन को लगा के प्रमोट करते हैं। और इस तरह के सत्रों का आयोजन जब हम करते हैं तो उनके साथ भी चर्चा होती है। और आज के सत्र में भी कई हमारे गाँवों के साथी भी जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं विशेष करके स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और बात को बिना बढ़ाए मैं आपको श्वेता जी और मनीषा जी को हैंड ओवर करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मल्होत्रा सर। अब हम सत्र को आगे बढ़ाते हैं। मनीषा जी, मेरा तो सुबह रजाई छोड़ने का मन ही नहीं करता है, जिससे मेरी दिनचर्या तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है। आइए सही दिनचर्या के लिए विशेषज्ञों से जानते हैं। मैं डॉक्टर सुनील आर्या से निवेदन करूंगी कि हेमंत ऋतु के बारे में तथा उस ऋतु में फॉलो करने वाली दिनचर्या के बारे में हमें कुछ बताएं। जी, बहुत धन्यवाद जी। सभी लिसनर्स का और पार्टिसिपेंट्स का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में हम 6 ऋतुएं मानते हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। और इन 6 ऋतुओं को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, आदान काल और विसर्ग काल। तो जो विसर्ग काल है उसमें आता है वर्षा, शरद और हेमंत। इस नाते जो हेमंत ऋतु है वो विसर्ग काल की अंतिम ऋतु है। इस जो हेमंत ऋतु है ये ठंडी की ऋतु है। हेमंत और शिशिर यानी कि जो आदान काल की पहली ऋतु है और ये जो विसर्ग काल की अंतिम ऋतु है, दोनों ऋतुएं बहुत ठंडी की ऋतुएं मानी जाती हैं। इसमें विशेष रूप से जो हेमंत ऋतु है, इसमें चूंकि बाहर बहुत ठंडी रहती है और जो अंदर की जठराग्नि है, क्योंकि उसका बाहर निकासी नहीं हो पाती अग्नि की, तो इसलिए अंदर की अग्नि बढ़ जाती है। तो बहुत मोटी बात समझने की है कि बाहर के ठंड बढ़ने पर अंदर की अग्नि बढ़ती है, वह इस ऋतु में होता है। इसका अर्थ ये हुआ जो अंदर की अग्नि बढ़ती है तो अच्छा भोजन करने का मन करता है और सेवन किए हुए अन्न का ठीक प्रकार से पाचन होता है, क्योंकि अग्नि बढ़ी हुई है। तो उस अग्नि बढ़ी होने की वजह से हम स्निग्ध गुरु आहार, पौष्टिक आहार लेने का मन भी करता है, पाचन भी होता है। इस ऋतु में स्वाभाविक रूप से बल बढ़ता है, जठराग्नि बढ़ती है और आमतौर पर जो दोषों की स्थिति है वो समावस्था में रहती है। तो इस प्रकार इस ऋतु को
स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली, मेंटेन रखने वाली और रोगों को दूर रखने वाली एक ऋतु माना जाता है। इसमें व्याधि की संभावना कम रहती है। हाँ, लेकिन बहुत ठंड बाहर है, थोड़ी सी असावधानी रहती है तो फिर रोग होने में देर लगती भी नहीं है। इसलिए जो आप अगर जैसे आपने प्रश्न किया कि कैसी दिनचर्या रहे, तो उसमें सबसे पहली बात तो यही है, इस दिनचर्या में जो भी आप करें उसमें ठंड से बचने का उपाय अवश्य रखें। माने ठंडे पानी से नहाना, ऐसा दुस्साहस ना करें। ठंडे बिना बिना गुरु प्रावरण के, बिना ढके सर को या बिना ठीक प्रकार से ठंड की व्यवस्था किए बाहर निकलना, इससे ऐसे उपायों से बचें। यदि बाहर वॉक पर भी जाते हैं तो बहुत ठंड के समय कम से कम जो 40-45 से अधिक उम्र वाले लोग हैं वो उस समय बहुत ठंडी के समय वॉक पर ना जाएं तो अच्छे कपड़े पहनकर जाएं, क्योंकि इसमें जठराग्नि प्रबल होती है। तो अच्छा भोजन, पौष्टिक आहार लें, ऐसा भोजन जो ऊर्जा भी दे और उष्मा भी दे। जैसे अगर आहार में देखें हम तो बाजरा इस मौसम का बहुत अच्छा एक खाद्य पदार्थ है। जैसे और जो इस मौसम में खजूर है, छुआरे हैं, ड्राई फ्रूट्स है, तिल है, गुड़ है, खूब सारा घी, मक्खन, पनीर है, इन सब के खाने का मन भी करता है, पचन भी होता है और ये उपलब्धता भी रहती है, तो इनको इस समय खाया जाना चाहिए। अग्नि के अनुरूप यदि भोजन नहीं करेंगे तो उससे भी समस्याएं बढ़ेंगी, और अपत्य आहार विहार का सेवन करेंगे उससे भी समस्याएं बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है कि अपनी दिनचर्या में इन दो बातों का विशेष ध्यान रखें और काफी राहत रहेगी। जी मनीषा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी? अच्छा, हम सभी देखते हैं कि बच्चे और किशोर बात नहीं मानते हैं और देखा देखी बिना गर्म कपड़े पहने ही इस मौसम में बाहर घूमने लगते हैं। जैसे कि अच्छा मौसम है, चलो ऐसा घूमते हैं, और वो एक दूसरे का देखा देखी कम कपड़े पहनते हैं या गर्म कपड़े नहीं पहनते, जो कि सही नहीं है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इस ऋतु में जो चलने वाली हवाएं हैं और ठंड का स्वास्थ्य पर कितना गंभीर असर हो सकता है। तो डॉक्टर शशि शर्मा जी, आप भी बताएंगी कि इस ऋतु में रहन के बारे में हम डॉक्टर शशि शर्मा से थोड़ा जानना चाहेंगे। शशि शर्मा, डॉक्टर शशि शर्मा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, एक मिनट बस। श्वेता, हाँ, आपने क्या बच्चों के बारे में पूछा? हेलो। हाँ, बच्चों के बारे में जैसा हम देखते हैं कि वो एक दूसरे का देखा देखी बाहर बिना कपड़ों के निकल जाते हैं, जी बिना गर्म कपड़े पहने। हाँ, तो इस मौसम का स्वास्थ्य पर कितना गंभीर असर हो सकता है, देखिए इस बारे में अभी कुछ बताएं हमें। हाँ, अभी डॉक्टर आर्य जी ने आपको बताया कि इस समय ठंडी ज्यादा है, तो आपको जो है बाहर भी निकलना है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। और छोटे बच्चे हैं तो वो तो इतनी जल्दी उठते भी नहीं है कि आप एकदम से बाहर, और जब भी बच्चे बाहर जाएं तो वो सर ढक के, पैर में उनके मोजे जरूर होने चाहिए, कपड़े उनको पर्याप्त पहनाइए। और छोटे बच्चों को इस बात का ध्यान रखिए कि जो आप उनको कपड़े पहना रहे हैं वो लेयरिंग में हो। एक मोटी जैकेट पहनाने के बजाय, मेरे ख्याल से कहीं से आवाज आ रही है, देखिए किसी की आवाज आ रही है, प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ, किसी की जो बहुत लोग ज्यादा स्पीकर नहीं है, जो लोग अभी बोल नहीं रहे हैं, वो लोग अपना माइक ऑफ कर लें। श्वेता जी भी ऑफ कर सकती हैं, मनीषा भी, वैद्य सुनील और सौम्या जी भी, क्योंकि मल्टीपल खुले रहने से साउंड इको करती है। हाँ, इको करती है। ऐसा है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, छोटे बच्चों को लेयरिंग में कपड़े पहनाइए, इनर पहनाइए, उसके ऊपर शर्ट पहनाइए, स्वेटर, जैकेट, तो बच्चे लेयर में रहेंगे तो पैक रहेंगे। हल्के कपड़े पहनाइए, ऐसा भी नहीं कि आपने बहुत मोटी जैकेट उनको पहना दी जिसमें अनईजी लगे, क्योंकि बच्चे खेलेंगे भी, बच्चे बाहर भी जाएंगे। मैं भी सोसाइटी में रहती हूँ तो मैं देखती हूँ कि शाम को बच्चे बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, तो उनको थोड़ा सा मम्मी पापा को भी ध्यान देना और बच्चों को भी इस बात के बारे में जानकारी देनी है कि बेटा मौसम ठंडा है तो कवर होके जाएं। बाहर खेलना मना नहीं है, अभी आप बाहर निकल सकते हैं, खेल सकते हैं, पर कवर रहना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि बच्चा आज खेला और कल फिर उठ नहीं पाया। आप देख रहे हैं कि ठंड बहुत बढ़ गई है तो सर्दी, खांसी, जुकाम इसकी समस्या ज्यादा हो सकती है, तो इसलिए बच्चों को कवर करके
और उनको जब भी घर से भेजें तो वो ऐसा है ना कि बच्चों का डाइट पे भी थोड़ा ध्यान देना कि बच्चे खाते पीते रहें। ये जैसे कि अभी बताया कि खाने पीने की ऋतु है ना, डॉक्टर साहब ने बताया इस समय भूख भी लगती है, बल भी हमारा उत्तम है, अग्नि भी हमारी तीव्र है, क्योंकि बाहर ठंड है तो अंदर जो हमारे शरीर की ऊष्मा है वो अंदर ही बनी हुई है। तो हमको खाने में तो बच्चों को आप बढ़िया बढ़िया खिलाइए, पूड़ी पराठा, इस समय गोभी आ रही है, सब्जियां भी खूब आ रही है, तो बच्चों को थोड़ा सा आप बढ़िया खिलाइए और फिर वो खेले भी, खेलना मना नहीं है, बस कवर होके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे बिना कवर हुए बाहर एकदम से खेल रहे हैं, और जब घर पे बच्चे आते हैं एकदम से खेल के तो उनको बहुत गर्मी लगती है, तो एकदम से झटके में सारे कपड़े उतार देते हैं। तो ध्यान रखना है कि वो थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद अपना जो है कपड़े एकदम से नहीं कि छोटा बच्चा उसने आके तुरंत सारे कपड़े उतार दिए, उसको ठंड लगने की संभावना हो सकती है। और बच्चों को खिलाइए पिलाइए और कवर करके रखिए और लेयरिंग में कवर करिए। बच्चों के लिए यही मेन सबसे बड़ी बात है कि वो इस शीत ऋतु में जो मौसम सर्दी जुकाम की बीमारियां हैं उनसे बचे रहे, ठंड उनको ना लगे, क्योंकि उनको वो थोड़ा सा इस मामले में नाजुक होते हैं, तो इस बात का थोड़ा हमें ध्यान रखना है। धन्यवाद शशि जी, आपने बहुत सुंदर बताया। जैसे मैंने पहला भी कहा कि मनीषा जी, मुझे तो फट से सर्दी जुकाम हो जाता है, तो मैं वैद्य सौम्या जी से कहना चाहती हूँ, निवेदन करती हूँ कि इस मौसम में होने वाले रोगों के बारे में और उनके घरेलू प्रबंधन के बारे में हमें कुछ बताएं। वैद्य सौम्या जी, आप हैं? Yes, Namaste. First of all, I would like to thank Team Niramay and Mission Samriddhi for having me on board. जो क्वेश्चन हमारा है कि इस सीजन में क्या व्याधियां हो सकती है, कौन से रोग ज्यादा होते हैं, तो ये जो है ये हेल्थीएस्ट सीजन है इंटायर ईयर का। पूरे साल में अगर देखा जाए सबसे हेल्थी सीजन, लोग जब सबसे कम बीमार पड़ते हैं तो वो होता है हेमंत ऋतु। तो नॉर्मली तो इस समय बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं। रीजन बीइंग इस समय कोई भी दोष प्रकोपित नहीं होता, हमारे बॉडी में कोई भी दोष का एग्रीवेशन नहीं होता। इस समय जो पित्त हमारा शरद में बढ़ा था वो भी शमन हो जाता है, और जो कफ है वो संचय होता है, मतलब एक्यूमुलेट होता है हमारी बॉडी में, तो एग्रीवेशन किसी भी दोष का नहीं। बट जो मौसम में ठंडापन आपको महसूस हो रहा है बाहर, अगर उसमें हमारा एक्सपोजर होगा बॉडी का, तो जाहिर सी बात है कि ठंडी चीजों से वात का एग्रीवेशन होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे अंदर फीवर और कॉफ कोल्ड ये सब चीजों की कॉमन प्रॉब्लम्स होने की चांसेस तब है जब हम ऋतुचर्या का पालन न करें। तो ऐसी कंडीशंस अवॉइड करने के लिए हमें ऋतुचर्या फॉलो करनी चाहिए, जिसमें हमें जो मैट्रेस वगैरह है वो ऐसे यूज करने चाहिए जो गर्म हो, जैसे टाट के गद्दे जिसे बोलते हैं, सैक मैट्रेस जो होती है वो हमें घर में यूज करनी चाहिए। घर को वार्म रखना चाहिए हीटर्स वगैरह लगा के। वुलन कपड़े जो मैम ने और सर ने दोनों लोगों ने बताया कि वुलन क्लोथ्स का इस समय यूज ज्यादा करना चाहिए। कहीं भी बाहर आप जाएं तो कान में कॉटन लगा के जाएं और सिर में वुलन कैप वगैरह यूज करें। तो ये सब चीजें करने से जो भी आपका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है वो कवर होगा, ऋतुचर्या भी फॉलो हो जाएगी और आप बीमार भी। सौम्या जी, इसमें ही आगे अगर आप ऐड कर सके कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं और उनका घरेलू प्रबंधन कैसे हो सकता है। घरेलू प्रबंधन में यही, अगर कोई रोग हो चुका है तो तब आपको फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। बट प्रिवेंशन अगर हम देखें कि घरेलू प्रबंधन में हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट देख सकते हैं, तो हमें गर्म चीजों का यूज ज्यादा करना चाहिए इस ऋतु में। हेमंत ऋतुचर्या के अंदर जो आहार विहार है उसी से हम अपनी बॉडी को प्रिवेंट करके रख सकते हैं कॉफ कोल्ड फीवर इन चीजों से। तो इस टाइम पर ऑयल की चीजें हमें ज्यादा खानी चाहिए, ऑयल में बनी हुई चीजें ज्यादा खानी चाहिए। और अगर कॉफ और कोल्ड बच्चों में या बड़ों में किसी में भी होता है तो सेसमी ऑयल जो तिल का तेल है वो उसका यूज करना चाहिए, उसको थोड़ा गर्म करके, और चेस्ट के ऊपर हमें नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हम नेक की तरफ जाएंगे नीचे से, तो ऐसे सिचुएशन में जब कॉफिंग ज्यादा हो रही है किसी बच्चे को या बड़े को भी, तो उसको मसाज करेंगे तो कॉफिंग में आपको आराम मिले। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा आपका होम रेमेडी है
जो आप यूज कर सकते हैं अगर थोड़ी बहुत पकती है। अगर कोई सिवियर कोई इलनेस हो रही है तो उसके लिए मैं यही एडवाइस करूंगी कि आप अपने नियरेस्ट क्वालिफाइड फिजिशियन को दिखाइए और वहां ट्रीटमेंट। थैंक यू सौम्या जी। अब जैसे कोरोना की वजह से सभी लोग छोटे से छोटे बच्चे भी इम्यूनिटी के बारे में जानते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो मैं डॉक्टर सुनील आर्या जी से निवेदन करती हूँ कि इस मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या किसी कोई एक्सरसाइज हो घर जो कि हम घर पे कर सकते हैं, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी और बढ़े। जी देखिए, ये जो ऋतु है ये निश्चित रूप से जो आंतरिक बल है उसके बढ़ाने की ऋतु है। तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का सबसे अच्छा अवसर इसमें रहता है और प्राकृतिक रूप से बहुत सारी चीजें भी उपलब्ध रहती हैं, घर में भी बाहर भी, और औषध रूप में भी, जो हमारी इम्यूनिटी पर अच्छा काम कर सकती हैं। पहले समझना चाहिए कि जो जैसे बच्चे हैं, हालांकि इस ऋतु में रोग कम होते हैं, पर फिर भी जो बच्चे लोग हैं उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति कफ की रहती ही है। और शीत बहुत अधिक होने से, चूंकि जो कफ का स्वाभाविक गुण भी शीतल है, तो समान गुण होने से कफ बढ़ने की संभावना रहती है। तो जहां भी अपथ्य का सेवन हुआ, खान पान रहन सहन में बदलाव हुआ, गड़बड़ हुई, वहीं बच्चे सबसे पहले पकड़े जाते हैं इस समय। खास तौर से जुकाम खांसी और अस्थमा, चाइल्डहुड अस्थमा, एलर्जी, नेजोब्रोंकियल एलर्जी वाले या ब्रोंकाइटिस वाले मामलों में। तो ऐसे मामलों में जो जैसे बच्चे हों बड़े हों, सबके लिए एक ही चीज एडवाइजेबल है कि जो कंडीशन बनी हुई है, यदि मान लीजिए इस मौसम में बुखार, उनको कुछ भी छाती का या नाक का कोई इश्यू हुआ, तो सबसे पहले वो ठीक हो, मतलब शांत हो, उसके पश्चात हम इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करें। तो शांत के लिए जो उपचार है, जो भी वो लेना चाहे, जो भी मिले जिससे ठीक हो जाए वो लें। उसके पश्चात जैसे साधारण रूप से च्यवनप्राश बहुत ही उपयोगी है इस काम के लिए। दूसरा, गाजर, आंवला, हल्दी, अदरक और चुकंदर। मैं आमतौर पे अपने सब रोगियों को समझाता हूं, आप सब जो सुन रहे हैं वो भी नोट करते रह सकते हैं, बहुत इजी है उसको याद करना। ABCTG। ABCTG का मतलब होता है A फॉर आंवला, B फॉर बीटरूट, C फॉर कैरेट, T फॉर टर्मरिक कच्ची हल्दी, और G फॉर जिंजर। मतलब 2 आंवला, 2 बीटरूट, 2 गाजर, 2 इंच हल्दी, 2 इंच जिंजर, अदरक, इन सब का जूस धूप के समय घूंट घूंट पिया जाए। तो निश्चित रूप से 3-4 महीने जो ठंडी के हैं, या 2 महीने खास तौर से हेमंत ऋतु के हैं, इसमें काफी अच्छी इम्यूनिटी बढ़ती है। आंवला अपने आप में एक बहुत अच्छा इम्यूनो बूस्टर है। इसके अलावा गिलोय हम सब लोग जानते ही हैं। तुलसी विशेष रूप से जो ठंड से पैदा होने वाली जो समस्याएं हैं और वायरस से पैदा होने वाली समस्याएं, चाहे इस मौसम का जो वायरल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा चल रहा है, उसमें तुलसी और गिलोय काफी अच्छी चीजें हैं जो इस काम में, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उपयोगी होती हैं। बच्चों के लिए बाल चतुर्भद्र है, और बच्चों को खास तौर से 12 वर्ष की उम्र तक में जो स्वर्ण प्राशन है, वो एक जबरदस्त इम्यूनो बूस्टर है। और यहाँ तक वो काम करता है कि हम उसको आयुर्वेद का इम्यूनाइजेशन कह सकते हैं, वैक्सीनेशन कह सकते हैं। तो जहां पर भी, जिस घर में भी बच्चे हों, वहां तो ये स्वर्ण प्राशन का उपयोग किया ही जाना चाहिए। स्वर्ण प्राश है, बाकी जो मैंने ये बताई है। एक पिपली, घर में सब लोग जानते हैं पिपली, ये पिपली काफी उपयोगी है। और एक बात और समझें कि केवल रोग को होने से बचा लिया जाए तब भी इम्यूनिटी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। मतलब रोगी होने से बचा जाए तो भी इम्यूनिटी अपना बढ़ जाती है। तो रोगी होने से बचने के लिए जो उचित आहार विहार का पालन करना ही चाहिए। इसके अलावा तिल है, गुड़ है, जो मैंने बताया अभी, खजूर है, आंवला है, ये सब चीजें, इन सब के सेवन करने से निश्चित रूप से हमारी इम्यूनिटी में काफी सुधार होता है। एक बात, अंतिम बात यह है कि इस मौसम में चूंकि चमड़ी पर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो घटता है, इसलिए ड्राइनेस चमड़ी पर बढ़ती है। और ड्राइनेस बढ़ने से इचिंग, खुजली, एलर्जी वाली समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। तो उससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम नित्य प्रति अभ्यंग का सेवन करें। अभ्यंग माने मालिश, तिल तेल की मालिश, या बला अश्वगंधा तेल की मालिश, या सरसों तेल की मालिश, या कोई भी तेल जो आपको अच्छा लगता हो, वो तेल हो, लेकिन तेल की मालिश करना इस मौसम में बहुत अच्छा इम्यूनो बूस्टर है। और हल्का फुल्का व्यायाम,
बहुत ठंड के एक्सपोजर से बचे बिना, बहुत ठंड के एक्सपोजर से बचे रहते हुए हम हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करें। हालांकि इस मौसम में चूंकि अग्नि बढ़िया रहती है और पौष्टिक आहार हम खाते हैं, तो हम अच्छे और कठिन व्यायाम भी इस मौसम में कर सकते हैं, पर फिर भी अपनी सुविधा और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से हमें व्यायाम अवश्य करना चाहिए। अच्छा व्यायाम, अच्छा अभ्यंग, नाक में सरसों का तेल या अणु तेल या तिल का तेल डालना चाहिए, नस्यम, ये भी करते रहना चाहिए। नस्यम, अभ्यंगम और जो मैंने बताया वो सब के करने से बहुत अच्छी इम्यूनिटी बढ़ती है। जी। धन्यवाद डॉक्टर आर्य। आपने बहुत सुंदर बताया ABCTG, ये याद रखेंगे हम सब तो हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल सशक्त रहेगी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। वैसे तो नवजात बच्चों को हर ऋतु में बहुत देखभाल की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस ऋतु में उनकी देखभाल किस प्रकार की जाए, उनके होने वाले रोगों और का घरेलू प्रबंधन कैसे करना चाहिए, आइए डॉक्टर शशि शर्मा से पूछते हैं। मैम। हाँ, जो अभी डॉक्टर आर्य ने बताया कि जो बड़ों का खान पान है वही बच्चों में भी आपको देना है। पर अगर बच्चा छोटा है तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप छोटे बच्चे को छुआरा, खजूर ना देके छुआरे वाला दूध, जिसमें आप बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जैसा उसको फ्लेवर पसंद है, और रात में बादाम भिगो दीजिए, उनको सुबह कूच के उसमें दूध में उबालिए, थोड़ा पानी डाल लीजिए उसमें, और जब पानी जल जाए, दूध रह जाए, तो जैसा बच्चे को टेस्ट पसंद है उसको दीजिए। वो उसके लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। ऐसे बच्चे छुआरा नहीं खाएंगे, पर आप रात में छुआरा, बादाम, ये सब भिगो दीजिए और इसको सुबह दीजिए। अगर उसको पेट नहीं साफ हो रहा है छोटे बच्चे का, अगर कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या है, तो थोड़ा इसमें मुनक्का भिगो दीजिए और सुबह इसको बॉयल करके आप आधा एक गिलास, जितना भी बच्चा दूध पीता है, आप इसको दीजिए। सर्दी में उसको ठंड भी नहीं लगेगी और उसकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और वो स्वर्ण प्राशन तो बताया है उन्होंने। पर ये सब सर्दी वर्ष, इस ऋतु में, हेमंत ऋतु और शिशिर में आप इसका उपयोग आराम से कर सकते हैं अपने बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। एक बात और है कि बच्चे खाते नहीं है, सूप जूस ज्यादा नहीं पसंद करते हैं, तो डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि आप सूप लीजिए, वो सॉरी जूस लीजिए। आप बहुत अच्छा है कि बच्चे को शाम को सूप दें। जो स्नैक्स टाइम है हमारा 4, 5, 6 बजे के बीच में, उसमें आप बच्चे को चुकंदर, पालक, गाजर, टमाटर और इस समय जो हरी साग सब्जियां भरपूर मात्रा में आ रही हैं, आप इनका सूप बना के डेली अपने बच्चे को दें। सोते समय भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर बच्चे को हल्की सर्दी, खांसी, जुकाम कुछ भी लग रहा है, तो आजकल कच्ची हल्दी मार्केट में बहुत मिल रही है, तो आप उसको, सभी लोग, घर के सभी लोग हल्दी को कूच के और उसका कच्ची हल्दी वाला दूध पका के पीजिए, जो मार्केट में गोल्डन मिल्क के नाम से आजकल बहुत ज्यादा गूगल पे आप सर्च करेंगे तो गोल्डन मिल्क आता है। वो गोल्डन मिल्क कुछ नहीं है, वो हमारी हल्दी है, तो हम बरसों से यूज कर रहे हैं। आप वो हल्दी वाला दूध चाहिए तो आप सुबह भी ले सकते हैं या शाम को भी ले सकते हैं, सोते समय भी ये ले सकते हैं। तो दूध, इसका प्रयोग आप जरूर करें। बच्चों को अगर हल्की सर्दी, जुकाम कुछ भी लग रहा है आपको, तो तुलसी, काली मिर्च और अदरक वाली हल्की सी चाय भी आप दे सकते हैं, जिससे कि वो ठंड से बचे रहेंगे, उनके अंदर की गर्माहट बनी रहेगी। तो ये छोटे छोटे जो घरेलू उपाय हैं, इनको करके बच्चों को हम स्वस्थ रख सकते हैं। यही उपाय बड़ों में भी करने हैं, यही छोटों में भी करने हैं। तो इन्हीं के साथ बच्चों की इम्यूनिटी भी। ये छुआरे वाला जो बताया, ये तो मेरा घर का अपना नुस्खा है, जो अपने परिवार में सबको बताती हूँ, जिनके भी छोटे बच्चे हैं। तो आप इसको करिए, बच्चे की इम्यूनिटी जो है अच्छी रहेगी और वो ठंड से भी बचे रहेंगे। जी, धन्यवाद शशि मैम। वैसे तो जैसे इस मौसम में सर्दी खांसी एक आम बीमारी है और लगभग सभी लोग अपने अपने घरों में ही इस रोग का घरेलू प्रबंध करते। कुछ लोग, बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन बच्चों में होने वाली बीमारी निमोनिया है, क्या इसका भी हम घरेलू प्रबंध कर सकते हैं? वैद्य सौम्या, आप इस पे कुछ रोशनी डालेंगी? न्यूमोनिया एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इसको घर में हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं ऐसा एडवाइस भी नहीं करूंगी कि इसे आप घर में करें। तो न्यूमोनिया जैसी अगर कोई सीरियस इलनेस हो गई है, बच्चों में हो या ज्यादातर बच्चों में ही मिलती है सीजन में,
तो ऐसी कंडीशन में आप किसी अपने नियरेस्ट प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कीजिए और जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो करें। जी ऐसा है धन्यवाद ना सौम्या मनीष जी। इसमें हाँ जी, एक निशा जी, इनपुट में एक देना बात मैं चाहूंगा। कहना चाहती हूँ कि अगर हम बच्चों को ठंड से बचाए रखेंगे और ये छोटे छोटी जो मैंने बातें बताई हैं तो आप बचाए रखेंगे तो इतना निमोनिया वाली समस्या नहीं आएगी। ये समस्या तभी आती है जब हम बच्चों को थोड़ा सा लापरवाह हो जाते जी हैं बच्चों के प्रति, है ना? तभी ये समस्या आएगी। मुझे जो जी मैंने जी आपसे जी बताया कि छुआरा वाला दूध दीजिए, हल्दी वाला दूध दीजिए, आजकल तुलसी भी मिल रही है, थोड़ी काली मिर्च, अदरक, ये जो कि प्रकृति ने हमें कुछ चीजें इसी मौसम में दी है, इस मौसम में अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी, ये अदरक हो गया, आप गर्मियों में इसका प्रयोग ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लहसुन हो गया, पर इस समय हम इन सब चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी निमोनिया तो आगे की बात है, अगर आप छोटे पे ही पहले ही रोक लेंगे, जैसे बच्चा ठंडा दूध, ठंडा पानी ना पिए, है ना? आप एक थर्मस में छोटे बच्चे के लिए पानी रख दीजिए, उसको बताइए आज तुम्हें ये तुम्हारी नई थर्मस है, इसी से तुम्हें पानी पीना, तुमको फिनिश करना है इतना पानी, है ना? अब आप देखते हैं आजकल भी लोग अपने बच्चों को शादी, इस समय शादियों का सीजन है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक सब मिल रहा है पार्टी में, तो अपने बच्चे को थोड़ा सा अगर आप बता देंगे बेटा कि इस समय कोविड काल भी था, अभी भी हमें पता नहीं क्या होगा आगे, तो ओमिक्रॉन का भी खतरा बना हुआ है, तो हमें थोड़ा सा अपने बच्चों को भी जागरूक करना है कि उनको एकदम से ठंडा पानी, और इस समय तो देखिए ठंडा पानी फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है, पानी वैसे ही ठंडा है इस समय, तो गुनगुना करके आप थर्मस में बच्चे को दीजिए। अब बच्चे भी आजकल बहुत जागरूक हैं, समझदार हैं, वो भी सब जानते हैं, तो वो आप यही घरेलू प्रबंधन है कि थोड़ा सा हम चीजों को मैनेज करें, आहार विहार से ही रोकथाम करें, और ज्यादा समस्या है तो फिर तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल, सब शुरुआत में ही हम सतर्क हो जाए ताकि इस तरह की कोई गंभीर सिचुएशन ना आए हमारे सामने। जी बिल्कुल मनीषा जी, मेरी जानकारी में ये ऋतु बहुत स्वास्थ्यवर्धक है ना, और कुछ भी हमारे शरीर को अच्छा है। इस पे कुछ रोशनी डालेंगे सुनील, डॉक्टर सुनील आर्य पहले कह चुके हैं इस बारे में, लेकिन फिर थोड़ा सा विस्तार में अगर हमें समझाएं। Am I audible? जी सर। यस सर, यस सर। मैं ये कहना चाह रहा था, यहाँ एक चीज हमें जरूर समझनी चाहिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं, यदि 1 वर्ष की उम्र के पहले पहले, या जिनके परिवार में काफी इतिहास है मेजर ब्रोंकियल एलर्जीज का या बार बार जुकाम खांसी होने का, पहली सर्दियां, नवजात शिशु की पहली सर्दियां, यदि उसमें चेस्ट का इन्फेक्शन या कुछ ऐसा इफेक्ट हो जाता है, तो आमतौर पे वो हर सर्दियों में या कुछ भी खट्टा खा लिया, ठंडा खा लिया, ठंड का एक्सपोजर हो गया, तुरंत उनको निमोनिया जैसा इम्पैक्ट हो जाता है। पर वो फिर पेशेंट जो है हर 6 महीने में, 3 महीने बार बार डॉक्टर पे जाते रहते हैं। हमारे पास वो कब आते हैं, आमतौर पर वैद्य के पास कब आते हैं, जब 3-4 साल के बच्चे हो जाते हैं या बहुत बार जाने के बाद बार बार नेबुलाइजर देना पड़ता है, तब वो हमारे पास आते हैं। तो उस स्थिति को समझने की जरूरत है और समय से ही काबू करने की जरूरत है। देखिए, छोटे बच्चों में जो साइज ऑफ ब्रोंकस है या जो छाती की स्थिति है, वो एक तो कफ का समय वैसा ही रहता है, उनकी उम्र कफ का काल है, कफ की उनकी जो आयु रहती है वो रहती है कफ बढ़ने की, और उनका जो साइज ऑफ ब्रोंकस है वो भी छोटा होता है। तो वहां पर एक बार अगर कफ प्रवृद्ध हो जाए, बढ़ जाए, तो जल्दी से उसका असर जाता नहीं है। तो ऐसे मामलों में इमरजेंसी मैनेजमेंट हो जाने के बाद, हमारे निमोनिया का जो प्रारंभिक चिकित्सा हो जाने के पश्चात, जब डॉक्टर्स उनको सब तरफ से फ्री कर देते हैं, तब वो उनको घर ले आते हैं या घर पर रहते हैं, तो तब वहां पर बड़ी सावधानी से उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। और वो चिकित्सा में क्या करना चाहिए, सावधानी पहले जरूरत है उसमें, जैसे अभी बताया उसमें एक तो बाल चतुर्भद्रिका, ये बहुत उपयोगी है छोटे बच्चों में। बाल चतुर्भद्रिक एक ऐसा योग है जो आयुर्वेद में बहुत प्रचलित है बच्चों के लिए और बहुत उपयोगी है। और स्वर्ण प्राशन तो बताया ही। ऐसे मामलों में बार बार एंटीबायोटिक्स नेबुलाइज करने की जहां जरूरत पड़ रही हो, वहां पर आयुर्वेद चिकित्सा बहुत उपयोगी है। मैं पिछले 25 वर्षों से इसका अनुभवी हूँ कि ये बहुत उपयोगी रहती है। ऐसी स्थिति में हम जो है 64 पेरी पिपली बहुत थोड़ी मात्रा में, या अभरक बसम या बसंत मालती सितोपलादियों मिला करके ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं और काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। आवश्यकता अनुसार और वैद्य की अपनी श्रेष्ठता के अनुसार वो जो रसकल्प है, सिंदूर इत्यादि है, उनका प्रयोग भी करते हैं, लेकिन वो काफी अच्छी तरह से मैनेज होते हैं और फिर उनका बार बार वो रोग से
पकड़े जाना या छाती में बार बार इन्फेक्शन की संभावना समाप्त हो जाती है। तो इसलिए जो भी कोई सुनने वाले व्यक्ति हों ऐसे जिनके घर में बच्चे छोटे हों और बार बार वो चेस्ट के इन्फेक्शन से या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस से या चाइल्डहुड अस्थमा से ग्रसित हो रहे हों, वो निश्चित रूप से एक बार किसी निकट वैद्य के पास जाकर के सेवाएं लीजिए। छाती की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। अन्यथा क्या होता है, तब उसको चिकित्सा करने को बोला जाता है, जब 9 वर्ष तक प्रतीक्षा करें तो छाती थोड़ी बड़ी होगी, थोड़ी कम हो जाएगी समस्या, लेकिन तब वो अस्थमा बन चुका होता है। इसलिए ऐसी कंडीशन में आयुर्वेद चिकित्सा बहुत उपयोगी है, ये मेरा कहना था। जी श्वेता जी। धन्यवाद सुनील आर्या जी। मैं सभी वैद्यों का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी से साझा की। और अब मैं आशीष जी, जो कि हमारे मिशन आरोग्यकर कार्यक्रम के कार्यक्रम समन्वयक हैं और एक वैद्य भी हैं, वो हमारे सामने हेमंत ऋतु की थाली परोसेंगे। आशीष जी। मनीषा जी, मेरा एक छोटा सा अनुरोध है आशीष जी के शुरू करने से पहले। वो तब तक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया था निमोनिया के बारे में, जो सौम्या जी ने बहुत सही बात कही कि चिकित्सक के पास जाना चाहिए, प्रबंधन का प्रयास नहीं करना चाहिए। और जैसा सुनील जी ने कहा और शशि जी ने भी कहा कि शुरुआत में ही ध्यान रखें ताकि वो नौबत नहीं आनी चाहिए। और घर पे प्रबंधन कैसे करना है उसके बारे में कुछ टिप्स जो दिए हैं वो महत्वपूर्ण है। उसमें एक और टिप्स ये हो सकता है कि कई बार स्टीमिंग बहुत अच्छा काम करती है निमोनिया में। मेरा खुद का भी अनुभव है, बच्चों को जब मैंने घर में अपने बच्चों को, तो अगर आप एक छोटे कमरे में बच्चे को रख सकते हैं या कवर्ड एरिया में रखें और भाप दिला दें, और भाप में अगर उसमें आप कुछ डाल सकते हैं, कपूर या अजवाइन या इस तरह की चीज, तो वो भी काफी अच्छा काम करता है। क्योंकि दवा तो अपना काम करती है, वैद्य की चिकित्सा तो काम करती है, प्रबंधन कैसे करें। जैसे सौम्या जी ने कहा था कि तिल का तेल आप लगा के हल्का सा गरम तेल, उसकी हल्के से गरम मतलब बहुत गरम नहीं, जितना आसानी से बच्चा बर्दाश्त कर, उसकी आप हल्की सी मालिश नीचे से ऊपर की तरफ करें। तो ये जो प्रयोग हैं, ये प्रयोग निमोनिया को बढ़ने से रोकते हैं। और जो संभवतः मनीषा या श्वेता जानना चाह रही थी वो यही था कि निमोनिया ना होने पाए, शुरुआत में ही कंट्रोल हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए। और जैसे सुनील जी ने कहा कि अगर होता है, और सौम्या जी ने भी कहा, तो चिकित्सक के पास जाएं, घर पर उसका ट्रीटमेंट ना करें। ये जो दवाएं सुनील जी ने बताई, उन्होंने कहा भी किसी कुशल चिकित्सक की सलाह से ही करें। लेकिन हाँ, सुवर्ण प्राशन है, बाल चातुर्भद्र है, इसका प्रयोग नियमित अगर करें तो उससे काफी बचाव की संभावना रहती है। धन्यवाद। आशीष जी, आप अपना शुरू कर सकते हैं। आशीष जी। नहीं, आवाज आ रही मेरी? सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार। मैं वैद्य आशीष जीवनी सोसाइटी की तरफ से सभी प्रतिभागियों और सभी वैद्यों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्योंकि सभी वैद्यों ने सारी बातें लगभग कवर कर दी हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोगों को खाने की सब चीजों की इच्छा बहुत ज्यादा रहती है, तो मैं परहेजों को ना बता के क्या क्या हम खा सकते हैं उदाहरण के तौर पे उन्हें मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। हेलो, हेमंत ऋतु की थाली। हेमंत ऋतु की थाली, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्योंकि हेमंत ऋतु में वात का प्रकोप, क्योंकि वैद्यों ने बताया ना, दर्द वगैरह, हाथ पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सब ज्यादा रहता है। तो हमें खट्टा, मीठा और नमकीन इन स्वाद वाले भोजन का सेवन जो है अधिक करना चाहिए। बाकी कटु तिक्त कषाय यानी कि
जो कसैला है, तीखा है, कड़वा है, इन स्वादों को भी खाना चाहिए, क्योंकि कफ भी चूंकि बढ़ा रहता है तो थोड़ा बहुत इन स्वादों का भी हमें सेवन करना चाहिए। क्योंकि मैं परहेजों को ना बता के खाने की चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो परहेज बताते हैं लोग उनसे भी परहेज करने लगते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि हम इस मौसम की थाली में क्या क्या परोस सकते हैं। क्योंकि वैद्य सुनील जी ने बताया भी कि हमें जो है हम लोगों की अग्नि इस मौसम में बहुत स्ट्रांग होती है। तो इस मौसम में हम सभी चीजें खा सकते हैं, क्योंकि बताया भी गया है कि ये मौसम जो है खाने पीने के शौकीन लोगों का मौसम है। आयुर्वेद में बोला गया है सबसे पहले हमें भोजन की शुरुआत मीठे से करनी चाहिए। तो मीठे में आजकल मूंग का हलवा, लौकी का हलवा, सूजी का हलवा, गाजर का हलवा, मिठाइयाँ, इन सब से हम अपने खाने की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि दूध वगैरह जो होता है खाने में थोड़ा भारी होता है, लेकिन इस ऋतु में हम मलाई, पनीर, खीर, रबड़ी आदि के रूप में भी दूध का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद मीठे के बाद आता है खट्टा। तो खट्टे में दही का सेवन हम इस मौसम में आसानी से कर सकते हैं। बहुत से लोग इसमें से ये प्रश्न करेंगे कि दही और ठंडी में, तो आयुर्वेद में वर्णित है कि दही गर्म और भारी होता है खाने में। तो जिन्हें भी अगर दही खाने से नाक वाक बंद करने की ये सब दिक्कतें आती हैं तो वो लोग दही का सेवन शहद के साथ करेंगे, ठीक है। और जिनको अपनी बॉडी शॉडी बनानी है तो वो दही का सेवन मिश्री के साथ करेंगे। मिश्री के साथ मार्केट में श्रीखंड के रूप में भी हमें दही उपलब्ध हो जाता है। जिन्हें पाचन में समस्या है वो आंवला पाउडर के साथ दही का सेवन करेंगे। दही का चूंकि दही और मूंग का जो है कॉम्बिनेशन वो सभी सूरत में अच्छा बताया गया है, तो मूंग के बरे का भी सेवन जो है हम दही के साथ बड़े ही मजे से कर सकते हैं। अब आटे के रूप में रोटी के सेवन में अगर हम आएंगे तो गेहूं का आटा, मक्के का आटा, ज्वार का आटा इस मौसम में हमारे लिए बहुत ही उत्तम रहता है। इसमें भी गेहूं का चूंकि पचने में थोड़ा भारी रहता है, तो गेहूं के आटे की रोटी, पराठे वगैरह, जैसा कि हमें शशि जी ने वैद्य शशि जी ने बताया ही है कि इसके पराठे वगैरह, पूरी वगैरह बना के भी हम इसका सेवन कर सकते हैं। मौसम इस समय चूंकि सब्जियों का भी मौसम में बोला जाता है, इस मौसम में बहुत सारी सब्जियां मिलती है। तो उसमें पत्ते वाली में बथुआ, पत्ता गोभी, सोया, मेथी, पालक इत्यादि। फल वाली सब्जियों में तोरई, परवल, भिंडी, कद्दू, लौकी, फूल गोभी, गांठ गोभी, बहुत से प्रकार की सब्जियां इस मौसम में उपलब्ध हैं। आप कोई भी सब्जी अपनी मनपसंद उसको चूज करके खा सकते हैं। लौकी का सेवन रात में ना करें क्योंकि लौकी थोड़ी सी ठंडी ज्यादा होती है। इस मौसम में दालों में उड़द की और मूंग की दाल श्रेष्ठ बताई गई है। उसमें भी उड़द की दाल का हम कई व्यंजनों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उड़द की दाल की पिन्नी, हलवा, लड्डू बथुए के साथ या पालक के साथ उसका सकपैता बना के, या दही के साथ उसके दही बड़े के रूप में भी हम सेवन कर सकते हैं। क्योंकि उड़द की दाल भी भारी पचने में होती है और चूंकि ये पौष्टिक भी होती है, इसलिए इस मौसम में खूब आराम से खाइए और अपना स्वास्थ्य बनाइए। कंद वाली सब्जियों में जैसा कि सुनील सर ने बताया ये ABCDG करके, तो उसमें यही कच्ची हल्दी, सूरन, गाजर, अदरक, मूली, शकरकंद, आलू, प्याज, लहसुन, इनको भी हम खा सकते हैं। मौसमी फल में जो कि फल के शौकीन है और खाने में अपना फल भी शुमार करना चाहते हैं, वो मीठा संतरा, आलू बुखारा, अंगूर, कैथा, सेब, बेल, अनानास, चीकू, आंवला इत्यादि ये सभी फल अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। फलों को हमेशा खाने से पहले खाना चाहिए क्योंकि फल स्वाद में ज्यादातर मीठे या खट्टे ही होते हैं। और चूंकि हमने अभी पहले ही बताया कि मधुर, अम्ल, लवण इस प्रकार से हमें खाने की शुरुआत करनी चाहिए। तो मीठा, खट्टा, फिर नमकीन, ऐसे करके अगर जो हम खाने की शुरुआत करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। फलों में भी आंवले का जो फल है ये बहुत ही आयुर्वेद में श्रेष्ठ बताया गया है स्वास्थ्य की दृष्टि से। आचार्य सुश्रुत ने तो यहाँ तक कहा है कि आंवले को चाहे खाने के पहले खाइए, चाहे बीच में खाइए, चाहे बाद में खाइए,
आंवला हर प्रकार से खाया जा सकता है क्योंकि इसमें पंचरस होते हैं। तो आंवले को किसी न किसी रूप में, चटनी के रूप में, मुरब्बे के रूप में या अचार के रूप में आप अपने खाने में जरूर से जगह दें। इसके बाद गुड़ के व्यंजन में चिक्की, गज्जक वगैरह आजकल मार्केट में बहुत उपलब्ध है। कोशिश कीजिए घर में इसे बनाकर उसका सेवन करें तो ज्यादा उत्तम है। मेवे मसालों में तिल, अजवाइन, जीरा और ड्राई फ्रूट्स में बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, मुनक्का, खजूर, ये सब हम अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये भी थोड़ा भारी होते हैं। अजवाइन और जीरा इनके पाचन में थोड़ी मदद करता है। ये तो हुई खाने की बातें। अब आते हैं पीने पे। तो पीने में गर्म पानी सबसे अच्छा बताया गया है इस मौसम में, जो कि हमें ठंडियों से भी बचाता है और हमारा जो गरिष्ठ आहार है यानी कि भारी खाना जो हमने खाया है उसको हजम करने में भी मदद करता है। इसके अलावा जौ का पानी और मूंग का पानी भी हम खाने के रूप में, खाने के साथ प्रयोग कर सकते हैं। इस हेमंत ऋतु में आयुर्वेद में शराब या दारू जिसको बोलते हैं अल्कोहल पीने का भी वर्णन मिलता है, लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि औषधार्थे पिबेत सुरा, यानी कि औषधि के रूप में हमें सुरापान करना चाहिए। ज्यादा बेस्ट रहेगा कि आयुर्वेद में वर्णित आसव और अरिष्ट का अगर जो हम सेवन करते हैं तो हमारे लिए वो हमारी अग्नि को भी अच्छा करेगा और साथ में हमारी पाचन क्षमता और हमारे शरीर में ताकत को भी बढ़ाएगा। तो इसमें हम द्राक्षासव, बलिष्ठ, बलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, मृत संजीवनी सुरा इत्यादि को अपने खाने और पीने में जगह दे सकते हैं। और सबसे अंत में कहूंगा, जो पान खाने के शौकीन हैं उन्हें पान अवश्य खाना चाहिए क्योंकि पान हमारे पाचन क्षमता को भी बढ़ाता है और जो खाया पिया है उसको हजम करने में भी मदद करता है। तो पान में चूना, कत्था, लौंग, इलायची, सौंफ, जावित्री इत्यादि इनसे युक्त करके अगर हम खाएंगे तो वो हमारी जठराग्नि को और प्रदीप्त करेगा और हमारे खाने पीने को हजम करेगा। और मैं ये कहना चाहूंगा इस मौसम में व्रत निषिद्ध बताया गया, यानी कि उपवास नहीं करना चाहिए क्योंकि अग्नि चूंकि बहुत तीक्ष्ण होती है। अगर हम उपवास करेंगे या हल्का फुल्का भोजन करेंगे तो फिर हमारी वो धातु को ही हजम करना स्टार्ट कर देता है, फिर जो है हम धीरे धीरे कमजोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि जो भी आप लोगों को इनमें से पसंद हो वो अपनी थाली में उसको जगह दीजिए, मजे से खाइए और स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, आपने तो मुंह में पानी ला दिया। थैंक यू सर। अब तो भूख लग रही है भैया। धन्यवाद भैया, धन्यवाद फीवर हो गई भैया। है और खाने की इच्छा हो रही है गाजर का हलवा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। वैद्य लोग आमतौर पर ये मत खाइए कहने के लिए प्रसिद्ध हैं। आपने थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सब खाइए, बस मात्रा मत खाइए, अपनी अग्नि के अपेक्षा करके खाइए बस। मात्रा में खाएं, काले भोजी मितम भोजी बोला भी गया है। जी जी। और इन्होंने ये कहा पिए भी, पर ध्यान से पिए और थोड़ा पिए, औषधि के हिसाब से पिए। नहीं सर, द्राक्षासव जो है बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया है। बच्चों के लिए यही इन्होंने बताया ना कि ये उसको रिजेक्ट एकदम से नहीं करना चाहिए। हर एक चीज अपनी सीमा में और युक्ति के अनुसार उसका सेवन करना चाहिए। ये अच्छी बात है। जी सर। धन्यवाद आशीष जी। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, लेकिन उससे पहले सत्र कंप्लीट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी प्रतिभागियों से निवेदन करूंगी कि अपने कोई प्रश्न जो हो वो अभी पूछ ले। हाँ जी, ये Redmi Note 105 हैंड रेज कर रहे हैं। आप अनम्यूट का हैं तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Redmi Note 105 शायद वो है नहीं यहाँ पे। और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, प्रश्न पूछना चाहेगा कोई? फोटो नहीं आ रहा। फोटो की प्रतीक्षा मत करिए, आप बोलिए। हेलो, आप बोलिए। नमस्कार। हाँ, आप अपना प्रश्न बोल के पूछ लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो है 15
15 दिनों से लगभग जो है हमारे इधर जुकाम का काफी जो है प्रकोप है। तो वो जैसे सबको जो है कम से कम जो है 7-8 लोग मेरे को ऐसे मिले कि तो बोले कि जुकाम इस समय पता नहीं क्यों हो रहा है ज्यादा। प्रश्न पूछिए। हाँ जी, ये जुकाम हो रहा है इनको बहुत ज्यादा। सुनील जी तो बताइए। आवाज भी एकदम चेंज हो रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो इस समय जो है 10-15 सौम्या जी लोगों कोई बताएं। हाँ हाँ, देखिए एक तो हमने बताया आपको कि घर में ही है ना जुकाम की थोड़ी समस्या, तो तुलसी, अदरक, काली मिर्च की ये चाय लीजिए और सीतोपलादी चूर्ण आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा, और उसको शहद के साथ आप लीजिए, 3-4 बार उसको लीजिए। ये सीतोपलादी चूर्ण है ना, आराम से मिल जाता है मार्केट में, और सब लोग इसको भर लें इसको। थोड़ा सा हल्दी, कच्ची हल्दी आ रही है, उसका सेवन करिए सब लोग। हल्दी जो है गर्मी भी करती है, शरीर में भी गर्माहट उत्पन्न करती है, तो उसको आप थोड़ा कच्ची हल्दी दूध के साथ लीजिए। ये पृथ्वी इनोवेशन से कौन है? इनका एक सवाल है जो इन्होंने टाइप किया है कि अब तक तो सुना था कि मीठा खाने के बाद खाना चाहिए, पर आपने बताया कि मीठा पहले खाना चाहिए। तो आप में से किसी कोई भी वैद्य इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? राजनीत जी, आपने ये बात कही है तो आप एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल। क्योंकि आयुर्वेद में मधुर रस वाली जितनी भी चीजें हैं वो भारी बताई गई हैं, और भारी चीजें पहले खाने का उल्लेख भी मिलता है। क्योंकि हम अगर मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी जाएंगे तो मीठी चीजों का पाचन जो है हमारे मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, मुंह से ही सलाइवे के द्वारा उसका खाना हजम होना स्टार्ट हो जाता है। तो खाना खाते समय जो हमारे ब्रेन को जो स्टिमुलेशन जाता है कि हाँ खाना हमने स्टार्ट कर दिया है, और 20 मिनट बाद जो है क्षुधा शांति का जो है संकेत वहां से मिलता है, तो हमें भूख शांत हो जाती है। अगर हम खाने के लास्ट में मीठा खाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों की ओवर डाइट हो जाती है, क्योंकि वो संकेत दिमाग तक बहुत देर में पहुंच पाता है और हम लोग ओवर खा लेते हैं, फिर उसको पाचन में भी और भूख वगैरह पे भी उसका बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए खाने को अगर जो खाने में हम मीठा अगर जो पहले खाते हैं तो ये दिक्कतें दूर हो जाती हैं, और हमारे शरीर को जो अग्नि वगैरह है वो भी स्ट्रांग और अच्छी रहती है। इसमें जो और कुछ जोड़ना चाहेंगे सर कुछ? हाँ, ये जो मीठा होता है, मधुर की बात कहते हैं, आपने सही प्रश्न पूछा कि आज तक हम पार्टी में जाते हैं, घर में पार्टी करते हैं तो सबसे बाद में मीठा सर्व करते हैं। ये थोड़ी ये परंपरा में आ गया है, लोग ऐसा समझते हैं, पर नहीं, मीठा हमको पहले खाना है। जैसे कि वैद्य आशीष जी ने बताया, मीठा खाने से मन तृप्त हो जाता है, तृप्तिदायक है। मधुर रस जो होता है वो तृप्ति देता है, प्रसन्नता देता है, हृदय को अच्छा लगता है। तो फिर हम कम खाना खाते हैं। हमने पहले मीठा खा लिया तो ब्रेन को सिग्नल चला गया, तो हमारी थोड़ी सी जो भूख है वो हमको अच्छा लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है, तो हम खाना भी कम खाते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब ये है नहीं व्यवहार में यही है कि हम मीठा बाद में खाते हैं, पर हमको मीठा खाना जो है मधुर भोजन से ही शुरू करना चाहिए। आप धीरे धीरे उसको व्यवहार में लाइए और इसका फायदा देखिए, आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। बाद में आपने भरपूर भोजन कर लिया, फिर आपने मीठा खाया, 2 गुलाब जामुन है, गाजर का हलवा है, तो आप ओवर ईटिंग कर लेंगे, तो फिर वो ओवर ईटिंग नहीं होगी। सर्दियों में जो है वैसे भी बलवर्धक ऋतु है, जिन बच्चों का वेट नहीं बढ़ रहा होता है या जिनको लगता है हमें वेट बढ़ाना है, ये बेस्ट सीजन है आपका अपना वेट बढ़ाने के लिए। तो जो समझते हैं कि नहीं नहीं हमें बच्चा बहुत कमजोर है, तो इसमें आप उसको खिलाइए पिलाइए अच्छे से, और उसका इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, वेट भी बढ़ेगा, और आगे वो उसको रोगों की संभावना कम होगी। इसमें एक बात मुझे कहनी है, जी जी, जो खाने पीने के शौकीन हैं उनके लिए एक सूत्र होता है, आदो मधुरम भोजनांत मधुरम। वो कहते हैं पहले मीठा खाओ बाद में मीठा खाओ, और मीठा मीठा खाते रहो ताकि
मोटे होते रहते हैं। तो बात जी सर। आदो मधुरम ठीक है, भोजनांत मधुरम ठीक नहीं है। जी सर। इसके साथ एक चीज और भी है कि बहुत से लोगों में ये एक हैबिट है कि खाना खाने के बाद कुछ गरम गरम हो जाए के नाम पर वो चाय पीते हैं, चाय कॉफी। जी सर। ये भी बहुत कॉमनली एक कॉमन एरर है। खाना खाने के पश्चात कुछ भी ऐसा जिसमें कैफीन हो, चाय हो या कॉफी हो, कैफीन युक्त पेय आप लेते हैं भोजन के पश्चात, तो भोजन में रह रहे पोषक तत्व, खास तौर से आयरन, उसका एब्जॉर्प्शन 50% तक घट जाता है। ये कुछ गरम गरम पीना हो तो गरम पानी सिप किया जा सकता है, लेकिन खाना खाने के पश्चात चाय और कॉफी का सेवन करना अपने पोषक तत्वों को आधा समाप्त कर देना है। तो ये वाली एक विकृति भी हमें इससे बचना चाहिए। जी सर, बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही कहा। और इस हेमंत ऋतु में जैसा कि भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो ऐसा भी नहीं करना है कि खाया और थोड़ी देर बाद, चूंकि भूख दो प्रकार की बताई गई है, एक मानसिक भूख और एक शारीरिक भूख। तो जब शारीरिक भूख लगेगी, बढ़िया पेट में गुड़गुड़ होगा और बहुत तेज भूख खाने की इच्छा होती है, तभी खाना खाना चाहिए। मानसिक भूख के हिसाब से अगर जो खाते हैं तो आयुर्वेद में अध्यसन उसको बोला गया है, उससे भी जठराग्नि जो है वो हमारी बेकार हो जाती है, धीरे धीरे मंद हो जाती है, और वो भी हमारे रोगों का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। इसलिए जो पुराना खाना हजम हो जाए और उसके बाद ही, मतलब जीर्ण होने के पश्चात ही या हजम होने के पश्चात ही दूसरा खाना हमें खाना चाहिए। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, क्या इस ऋतु में एक्सरसाइज या व्यायाम करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, कम करना चाहिए? ये मेरा अपना प्रश्न है, आप में से कोई भी अगर बताना चाहे तो। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि मैं स्वयं एक नियमित अभ्यासक हूं, इसलिए मैं इसका अच्छा जवाब दे सकता हूं। जी। देखिए, इस ऋतु में बल बढ़ता है और धातुओं के पोषण की संभावना बढ़ती है, इसलिए इस ऋतु में बाकी अन्य। सर आपका म्यूट हो गया है। व्यायाम करें जितना हमारा सामर्थ्य हमें अनुमति देता है। व्यायाम इस ऋतु में जरूर करना चाहिए, तभी अच्छा खाया हुआ भोजन आपके धातुओं को पोषण करने में सक्षम होगा। तो व्यायाम से बचे नहीं। बिस्तर अच्छे लगते हैं, रजाई अच्छी लगती है, लेकिन यदि स्वस्थ रहना है और अच्छी धातु पोषण चाहिए तो व्यायाम करना चाहिए इस अभ्यंग के साथ भी। पूछे? जी सर, बिल्कुल। हेमंत ऋतु में ये भी बताया गया है, कुशले साधे पादाघातम च, यानी कि इस ऋतु में जो है युद्ध का अभ्यास और पादघात यानी कि जो कुश्ती वगैरह है, इसका भी हम लोगों को ऐसे कठिन व्यायाम भी इस मौसम में हमें करने चाहिए। तो इसलिए इस ऋतु में व्यायाम अवश्य ही करें। और चूंकि सर ने अभी बताया भी था कि हमें स्नेहन भी करना चाहिए, तो स्नेहम आचर्य नित्यम करके वाग्भट ऋषि ने भी बताया है हमें। तो हमें पहले तेल मालिश करके अपने सभी संधिबंधों को खोल लेना चाहिए, उसके बाद फिर जम के व्यायाम करना चाहिए, लेकिन अपनी ऊर्जा का आधा ही व्यायाम करना चाहिए। बहुत ज्यादा व्यायाम यानी थकान वाला व्यायाम भी हमें नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। हेलो जी हेलो बताएं। जी बताएं। हाँ सर, पैरों में दर्द इस समय बहुत शिकायत मिलती है आम कि जॉइंट जो है वो पेन करने लगता है। जी। तो उसका बचाव क्या कर सकते हैं इस समय? जैसा कि सभी वरिष्ठ वैद्यों ने बताया कि हमें जो स्नेहन है यानी कि तेल की मालिश, ये बहुत ही उत्तम है। अगर तेल की मालिश हम कर रहे हैं तो वात का शमन यानी कि जो भी दर्द वगैरह बताया गया है वो सब वात के ही कारण होता है। तो अगर हम तेल का अभ्यंग अच्छे से कर रहे हैं तो उससे वात का शमन होके ये दर्द वगैरह से निजात मिलती है। और कभी कभी देखा गया है कि खाने पीने की वजह से हम बहुत ज्यादा ओवर डाइट कर लेते हैं, उसकी वजह से आम बनता है,
उसकी वजह से भी ये आम जाके संधियों में संचित होता है, उसकी वजह से भी हमें दर्द या पेन महसूस होता है। तो सुबह उठते ही अगर जो आपको दर्द महसूस हो रहा है तो इसका मतलब आप ओवर डाइट कर रहे हैं या खाने में या पचन संबंधी आपको कोई दिक्कत है जिससे आम बन रहा है, उसकी वजह से आपको ये दर्द महसूस हो रहा है। तो आप अगर हो सके तो बहुत ज्यादा दिक्कत है तो नजदीकी आयुर्वेद आयुष चिकित्सक से आप संपर्क कीजिए, तो वो आपको बता देंगे आपको संधिवात या आमवात में से कौन सी दिक्कत है, तो उसका वो इलाज बहुत बढ़िया कर लेंगे। और घरेलू प्रबंधन के रूप में आप स्नेहन सबसे बेस्ट इसका तरीका है। इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? जी, इसमें दो बातें हैं। जोड़ों में जो दर्द है दो तरह से समझिए। एक तो इस ऋतु में रुक्षता बढ़ती है तो वायु स्वभाव से बढ़ती है, तो एक तो कभी कभी सुबह उठते हैं तो अकड़न हो गई, थोड़ा चले ठीक हो गया, वैसे भी हो जाता है बिना किसी रोग के भी। दूसरा, जिनको पहले से ही संधि शोथ है उनको इस ऋतु में समस्या बढ़ने लगती है वायु बढ़ने की वजह से। तो यदि केवल और केवल अभी हुआ है, नया है, कोई रोग नहीं है, वैसे ही तात्कालिक हुआ है, जब तो पोषक आहार लेने से और अभ्यंग करने से ही और व्यायाम करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि रोग पहले से वो स्थापित रोग है, पहले से संधि शोथ के रूप में है वो, तो उसके लिए इस समय वो रोग बढ़ जाता है, तो उसकी तो फिर चिकित्सा के तौर पे वैद्य से मिलना ही चाहिए। एक बात और मैं ऋतु के संबंध में, चूंकि धूप भी इसमें कम निकलती है और धूप अच्छी तो लगती है पर धूप में जाना कम होता है, और धूप में जाना होता भी है तो हम पूरे कपड़े ढके हुए रहते हैं, तो विटामिन डी का एक बड़ा इशू रहता है। वैसे भी आश्चर्य की बात है कि जिस देश में भरपूर मात्रा में धूप होती हो वहां पर विटामिन डी हम सबके शरीर में घटता है, कम निकलता है। विटामिन डी ऐसी कंडीशन के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है, तो विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा तो है धूप का सेवन करना। यदि फिर भी आपको काफी कम हो विटामिन डी, तो उसके लिए जो भी आपको उपचार वैद्य गण बताएं या डॉक्टर बताएं या जो लेना चाहें उस पर भी ध्यान दें। तीसरा, 40 वर्ष की उम्र के पश्चात एक हड्डियों में स्वाभाविक क्षरण होने लगता है, वायु बढ़ने की उम्र आ जाती है, उसके लिए जो भी अस्थियों के लिए पोषण देने वाली चीजें हों, जैसे जीरा है, अश्वगंधा है, तिल है, उन सबका अपने वैद्य से मिलकर के, जैसे गुगुलू इत्यादि चीजें हैं, शल्लकी है ना, हड़जोड़ है, अस्थि पोषक कुछ और चीजें हैं, उनका सेवन किया जाना चाहिए। जी आशीष जी। जी बिल्कुल, सर ने जैसा ही बताया, इन सब चीजों का सेवन करने से वात का जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है प्रकोप, और आपको जो जितनी भी दर्द वगैरह है उनसे निजात मिलती है। लेकिन आसपास के आपके आयुष चिकित्सक से संपर्क अवश्य कर लीजिए अगर ये बहुत दिन से आपको दिक्कत हो रही है। और नहीं है तो आप तेल वगैरह लगा के उस पर एक बार देख लीजिए, अगर वो चीज फिर भी परसिस्ट कर रही है, रह रही है, तो प्लीज आप अपने चिकित्सक से संपर्क अवश्य करें। जी धन्यवाद। धन्यवाद सबको। अब मैं आगे कार्यक्रम को ले जाते हुए, कोई अगर कोई प्रश्न ना हो या अगर है तो हाथ उठा के प्रश्न पूछ ले। तो मैं समझती हूँ कि अब कोई प्रश्न नहीं रह गए हैं, तो मैं तीनों विशेषज्ञों का धन्यवाद कहना चाहूंगी। बहुत मुझे एक प्रश्न करना है। हाँ जी शकुंतला जी बोलिए। हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे इस मौसम में छोटे बच्चों को लूज मोशन की ज्यादा शिकायत आ रही है, तो ऐसे में हम आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या कर सकते हैं 1 साल से ऊपर और 1 साल से नीचे बच्चों के लिए? शशि जी बताइए। 1 मिनट, अपना प्रश्न फिर से बोलिए। लूज क्या पूछा आपने? लूज मोशन, पतली टट्टी, जैसे पतली टट्टी बार बार। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी मैम, इनका प्रश्न है कि इनका प्रश्न है कि इस मौसम में जो है 1 साल से बड़े और 1 साल से छोटे बच्चों में जो लूज मोशन की शिकायत आती है इस ठंड के मौसम में, उसके लिए क्या हम लोग प्रबंधन या उपचार तो नहीं कहेंगे, प्रबंधन क्या कर सकते हैं घरेलू, इसके बारे में अब जान। अब 1 साल से छोटा बच्चा है तो उसको इस ठंड लगने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, तो उसको एक तो आप कवर करके रखिए अपने पास ही उसको, है ना। नीचे भी, अगर नीचे भी बच्चा खेल रहा है तो मोजे पहना दीजिए, और एकदम से ठंडे से गरम, गरम से ठंडे उसको बाहर ना निकालिए।
और थोड़ा सा आप उसको ये सौंठ या अदरक का उपयोग कर सकते हैं ना, सौंठ दे सकते हैं आप उसको। थोड़ी ये जायफल आता है वो घिस के दे सकते हैं जी तो इसका थोड़ी सी उसके शरीर की गर्माहट बना के रखिए। जी और कोई भी बासी भोजन आप उसको ना कराइए, जो भी बच्चे के लिए बनाइए थोड़ा कोशिश करिए कि फ्रेश हो, है जी ना। और अगर ऐसा हो रहा है तो मूंग की दाल का पानी आप उसको दे सकते हैं, मूंग की दाल की पतली खिचड़ी दीजिए जिसमें थोड़ा जीरा डाल दीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च और सौंठ वगैरह डाल दीजिए जिससे उसका पाचन ठीक रहे छोटे बच्चे का। अच्छा, जी हाँ हाँ धन्यवाद। इसमें एक मेरा इनपुट देना चाहता हूँ। हाँ जी बताइए। एक तो सबसे जरूरी ये है कि हम बच्चों को फोर्स फीडिंग ना करें। जब पेट खराब होता है तो भूख खत्म हो जाती है और माँ बाप को लगता है कि ना बच्चे खाएं, जरूर खाएं। तो सबसे पहले यदि अगर बच्चे को दस्त लगे हैं तो फोर्स फीडिंग बंद कर देना चाहिए जी। सॉलिड आहार भी बंद कर देना चाहिए जी। और एक घरेलू उपाय ऐसा जो पेट की हर कंडीशन में, बच्चा हो बड़ा हो बूढ़ा, सबके लिए उपयोगी है। 4 मसाले आपके घर में मसालेदानी में रहते हैं: अजवाइन, धनिया, जीरा, सौंफ। जी अजवाइन, धनिया, जीरा, सौंफ के 4 इन चीजों को, बीजों को आधा आधा चम्मच लेकर के 1 लीटर पानी में ढक के उबालिए जी और ढके ढके ठंडा होने दीजिए और उस पानी में से जितना बच्चा पी सके शाम तक पिला के खत्म करिए। ये काफी अच्छा दीपक पाचन है और 24 से 48 घंटे में इतना करने भर से भी दस्त बंद हो जाती है। और एक बाल चतुर्भद्रिका जो हमने सबसे पहले ही बताई थी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बाल चतुर्भद्रिका जो सिरप के फॉर्म में आने लगा है आजकल बाजार में, इसके 2 ही उपयोग हैं। एक तो श्वसन संबंधी विकार और एक उसके पाचन संबंधी, खासतौर से लूज मोशन। तो बाल चतुर्भद्रिका को अपने घर में हर समय अवश्य रखना चाहिए जहां छोटे बच्चे हैं। जी जी धन्यवाद। अब किसी के और कोई प्रश्न हो तो आगे प्रस्तुत करें। सौम्या जी कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें? सर ऑलमोस्ट सारा पार्ट कवर हो गया है। जो उन्होंने पूछा कि एज अ फिजिशियन क्या करा जा सकता है, तो इसमें सामावस्था और निरामावस्था ये चीजें जो है देखना बहुत जरूरी है ट्रीटमेंट के पार्ट में। तो ये एक फिजिशियन ही कर सकता है आई थिंक। तो सबसे अच्छा है कि अगर कंडीशन ज्यादा सीवियर है, ज्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं, तो अपने नियरेस्ट जो फिजिशियन है उनसे कांटेक्ट करें और वो अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे कि अगर सामावस्था है, सामावस्था में क्या होता है कि डाइजेशन ज्यादा पुअर होता है तो साम दोष हो जाते हैं। तो पहले उसमें दीपन और पाचन करते हैं ताकि बच्चे की पहले भूख बढ़े और उसके बाद उसका डाइजेशन और स्ट्रॉन्ग हो भूख बढ़ने से। और अगर निरामावस्था है तो सिंपल मेडिसिन जो कि लूज मोशंस को प्रिवेंट करती है उसको दिया जा सकता है। ऐसी कंडीशंस में यही कर सकते। बहुत सही बताया सौम्या जी ने। तो ध्यान ये रखें शकुंतला जी, और जिसको भी इस तरह के प्रश्न हो, सामान्य प्रबंधन शुरुआती लक्षण कोई अगर हैं तो जैसा सुनील जी ने बताया बाल चातुर्भद्र है, इनका या जो चातुर्बीज बताए इनका प्रयोग आप पानी उबाल के देना वो तो कर सकते हैं। और खास करके लूज मोशन में जो बताया सॉलिड तो खाना बंद करें पर लिक्विड जरूर दें और ये ध्यान रखें कि डिहाइड्रेशन न होने पाए। तो उबले पानी में थोड़ा सा गुड़ या मिश्री और थोड़ा सा काला नमक और सादा नमक ऐसा मिला के घोल बना लें। वो जो घोल बनाया इनके चारों का, उसमें थोड़ी सी चीनी और नमक भी डाल सकते हैं, स्वाद के अनुसार बच्चे को थोड़ा जरूर दें ताकि इलेक्ट्रोलाइट का भी ह्रास न होने पाए। और डिहाइड्रेशन माने सूखना, शरीर सूखना नहीं चाहिए, ये बहुत ध्यान रखने की बात होती है। तो ये जो प्रबंधन घरेलू है उसका ध्यान रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जैसे बताया कि अगर लक्षण शुरुआती हैं तो ठीक है, जैसे ही तकलीफ बढ़ती है तो फिर इसको लगातार ट्राई नहीं करना चाहिए, घर पे उसका इलाज नहीं करना चाहिए बच्चे का, तब कुशल चिकित्सक को संपर्क करना। और इतना भी वेट नहीं करिए कि अब तो कंडीशन जरूर से ज्यादा खराब हो गई तब आप वैद्य के पास जा रहे हैं। नहीं, एक दिन में अगर कंट्रोल नहीं हुआ लूज मोशन तो आपको ये जो उपचार आपने शुरू किए करिए, अगले दिन संपर्क करिए और वैद्य को या चिकित्सक को डिसाइड करने दीजिए क्या करना है। यही बाकी निमोनिया और उन सब के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए
कि समस्या को गंभीर स्थिति में पहुंचने के लिए वेट या उसकी प्रतीक्षा कदापि करनी नहीं चाहिए, खास करके बच्चों के केस में। लेकिन जैसे मतलब शाम को लूज मोशन शुरू हो गए, अब रात को हो रहे हैं, तो रात को 12 बजे 1 बजे किस वैद्य के पास जाएं? तो आपके पास कुछ रहना चाहिए। तो सुबह आप 8-9 बजे 10 बजे जब भी वैद्य के पास जाएंगे, तो तब तक कैसे मैनेज करना, इसका ध्यान रखना जरूरी है। रात को सर्दी हो गई, सांस फूलने लगी, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपने भाप दे दिया, या जैसे चातुर्भद्र भी बताया था। तो ऐसे में प्रबंधन क्या करना, उतना ध्यान रखें। सुबह हुई, जब चिकित्सक उपलब्ध है, अगर फायदा नहीं हुआ बच्चे को, तो अवश्य जाएं और चिकित्सक को संपर्क करें। उसके लिए फिर अपना चिकित्सा का प्रबंधन करने का प्रयास न करें। आशीष जी, आपने जो बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, मुझे 2 छोटी छोटी बातें उसमें पूछनी थी, या आप जोड़ सकते हैं। एक तो जो दही के सेवन की बात आपने की, दिन में तो खूब करना चाहिए, क्या रात को भी दही का सेवन कर सकते हैं? और दूसरा, क्या मूली जैसी चीज का रात को सेवन करना चाहिए? सर, मूली के बारे में मैंने मूली के साथ ही बताया कि मूली जो है और दही, इनको सुबह बोला गया है ये स्वर्ण समान, दोपहर में रजत समान और रात्रि में मल समान। अर्थात अगर सुबह दही या मूली का सेवन कर रहे हैं तो सोने जैसा फायदा करता है, दोपहर में कर रहे हैं तो चांदी जैसा फायदा करता है, अगर रात में इसका सेवन कर रहे हैं तो फायदे की जगह उल्टा ये नुकसान करते हैं। क्योंकि ये बात बहुत स्पष्ट नहीं हुई थी, मुझे लगा ये स्पष्ट हो जानी चाहिए। जी 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 बिल्कुल। रात को भी मूली का सलाद जाते हैं, पार्टी में खाते हैं और मूली खाते हैं, और खूब रात को दही बड़ा खाते हैं। तो रात को दही बड़ा और मूली, मेरे ख्याल से शायद वैद्य लोग इसको समर्थन नहीं करेंगे, तो स्पष्ट कर दीजिए। सर, इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, चूंकि खाने के साथ हम लोगों को सलाद खाने की थोड़ी सी प्रथा है, तो और फल खाने के लिए चूंकि मैंने बताया है, लेकिन फलों में भी केला जो है, केला आयुर्वेद में भी खाने के साथ मना किया गया है, और सलाद में ककड़ी। तो केला और ककड़ी ये 2 चीजें खाने के साथ हम नहीं खाएंगे, अदर अलग से इसको खा सकते हैं, लेकिन खाने के साथ ध्यान रखें कि केला और ककड़ी ये 2 चीजें ना खाएं। धन्यवाद। कोई वैद्य भी, बाकी वैद्य भी इसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहें? सुनील जी, सौम्या जी, शशि जी, तो स्वागत है। दही बुंजी था, रात में दही तो सभी तो खाना ही नहीं चाहिए कभी भी। फिर भी प्रैक्टिकली हम जो सजेस्ट करते हैं सब लोगों को ये है कि 4 चीजें सनसेट के बाद ना खाई जाएं। उसमें दही एक है, और मूली ही क्यों, गाजर भी शामिल कर लें, खीरा भी शामिल कर लें। सलाद आमतौर पे शाम को सनसेट के बाद खाने से बचना चाहिए। मूली, दही, चावल और दालें। दाल कहते हैं जिस बीज के 2 टुकड़े हो जाए, बीज दल यस्य दाल है, जिसके दो टुकड़े हो जाए वो दाल है। दाल चूंकि प्रोटीन डाइट है, पचने में भारी होती है, और सायंकाल का जो भोजन है या तो जल्दी करने की प्रथा हो, या फिर जैसे देर से सब लोग करते हैं, तो फिर इस समय फास्ट फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आम की निष्पत्ति होती है। इसलिए शाम का भोजन बहुत दोनों हाथ में लो, साइड से कर लिया जाए समय और मात्रा के हिसाब से भी, तो बहुत सारी समस्याएं वैसे ही ठीक हो जाती हैं। सर, ऐसे दर्शक मैं पूछना होंगी कि ये जो आपने कहा दही नहीं खाना चाहिए रात में, ये सिर्फ सर्दियों की बात कर रहे हैं या गर्मियों में भी नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। न नक्तम दही बुंजीत है का मतलब है कि रात्रि में दही का सर्वथा निषेध है। किसी भी मौसम में रात को दही खाना वर्जित है आयुर्वेद के अनुसार। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि दही पे ही अगर जो सेशन ले तो पूरा सेशन मेरे ख्याल से दही पे ही हो जाएगा। दही को, हाँ, दही का जो है सेवन, बहुत से लोग जो है कढ़ी बनाते समय दही को भूंज लेते हैं। दही जो है उसका पाक भी नहीं करना चाहिए, ये भी निषिद्ध बताया गया है। तो दही को कढ़ी में अगर डालना है तो पहले आप कढ़ी पूरी बना लीजिए, उसके बाद उसमें जो है दही ऐड करके तब उसको खाइए। दही का जो है अग्नि से भी उसका जो पाक है, यानी कि वो पहले से ही उष्ण है, तो उसको और उष्ण ना करें तो वो स्वास्थ्य के लिए और लाभदायक रहता है। जी धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। आज का सेशन सत्र बहुत ज्ञानवर्धक था, बहुत समझ में आया। हम सब इसका लाभ उठाएंगे, मैं आशा करती हूँ। और अगर
कोई भी बीमारी या व्याधियां हो तो उसका प्रबंधन, घरेलू प्रबंधन भी कर पाएंगे। हर तरह के रोगों से और बच्चों को और नौजवानों को सबको समझा करके बहुत ही ज्ञानवर्धक सेशन रहा। अगर अब कोई क्वेश्चंस ना हो तो मैं ये मीटिंग एंड करना चाहूंगी। इस समापन के लिए मैं डॉक्टर नरेन मेहरोत्रा से कहेंगी शब्द कहें। सर आप हैं? हाँ बताइए श्वेता जी। अब सत्र समापन पे आ गया है तो मैं आपसे कुछ शब्द सुनना चाहूंगी, कुछ कहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी हमारे जो वैद्य गण थे बहुत अच्छे इनपुट्स रहे, और हमारी जो बाकी लोग जिन्होंने ये पूरे सत्र का में भागीदारी रखी उन्होंने भी बहुत रुचि और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी पूछे। ये बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक रहा। और जैसा पहले भी कहा है कि वर्ष का अंत होने को है, तो आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं, और हम सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। इस शुभकामना के साथ हम लोग फिर अंग्रेजी नए वर्ष में भी मिलेंगे, और अगली बार हम शिशिर की चर्चा भी करेंगे, और इसके बीच में भी हमारे जो और कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में भी आपको सूचित करेंगे। और अगर आप श्वेता जी आप अभी अगर और हमारे जो विशेषज्ञ कुछ ऐड करना चाहें लास्ट में 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, तो ऐड करें, और नहीं तो फिर हम लोग इसको सत्र को समाप्त कर सकते हैं। सर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? मैम शशि मैम, सौम्या? हाँ जी। सबने सारी बातें कह ही ली हैं। अब ये खाने पीने की ऋतु है, श्रेष्ठ मास वैसे भी माना गया है माघ शीर्ष को, तो आप खाइए पीजिए और रजाई का मजा लीजिए, ठीक है? धन्यवाद मैम, थैंक यू मैम। सभी पार्टिसिपेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज का जो सेशन अटेंड किया, आशा करता हूँ इससे बहुत सारा ज्ञान आप लोगों को मिला होगा, और जो भी वरिष्ठ वैद्य हैं इन लोगों का आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त हुआ। इसी के साथ मैं श्वेता जी से चाहूंगा आप सबका बहुत धन्यवाद। वैद्य सौम्या जी आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि इस समय फास्टिंग बिल्कुल मत कीजिए प्लीज, और जो लाइट डाइट का कॉन्सेप्ट है वो ईयर का बाकी पार्ट है, बाकी पोर्शन है जब आप लाइट मील्स ले सकते हैं, बट दिस इज द टाइम टू ईट एंड वर्क आउट। तो प्लीज अब इस समय हैवी फूड जो है वो खाते रहिए, बस इतना फूड आपको लेना है जो डाइजेस्ट हो सके बट वो प्रॉपर्टी में हैवी हो, जैसे उड़द की दाल और बाकी चीजें जो और चीजें बताई। नए चावल हम थ्रू आउट द ईयर मना करते हैं कि नए चावल मत खाइए, बट हेमंत ऋतु जो है इस समय हमें नए चावल और घी तेल की चीजें, ये सारी चीजों को कंज्यूम करना हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है ये सब करने से, और हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, ताकि इस समय जो कफ का संचय हो रहा है वो जब वसंत में जाके एक्टिवेट होगा तो उस समय हमें कोई बीमारी नहीं होगी, अगर हम इस समय से प्रिवेंशन अपना स्टार्ट करें। तो ये हेमंत ऋतु में सारी चीजें जो नेचर ने हमें दी है खाने पीने की, उसको पूरा एंजॉयमेंट करें, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए। जी वैद्य जी ने बहुत 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 बढ़िया चीज कही। अब डॉक्टर सुनील आर्य कुछ कहना चाहेंगे? बस मुझे इतना कहना है कि ये एक प्रयास, अच्छा प्रयास है, वैद्य और समाज के बीच में एक सेतु का काम करेगा। ऐसे प्रयास निरंतर होते रहने चाहिए और बड़े व्यापक स्तर पर होने चाहिए, ताकि जो जीवनी सोसाइटी का उद्देश्य भी है, निरामय का उद्देश्य भी है, हम सबका साझा उद्देश्य है, उसकी बहुत
जी 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 धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि सब लोग इस सेशन से फायदा उठाएंगे। कल क्रिसमस है तो सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं और नव वर्ष की भी शुभकामनाएं सबको। नमस्कार। नमस्कार।